हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां यूनिट 10 जो एमपीपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके मैं याद कर रहे हूँ और परीक्षा धाम बुक के माध्यम से जो है हम बात कर रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको पता ही होगा, पहला चैप्टर हम पूरा कंप्लीट जो है अपना कर चुके हैं अभी तक। और अगर बात किया है सेकंड चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो पहला और दूसरा हमारे फुल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल से भी बात किया था और हमने एमसीक्यू की भी यहाँ पर जो है बात कर रखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के विवरण के बारे में बात करेंगे। अब जनजातियों के विवरण के बारे में मतलब क्या है, तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे कि भाई डिटेल में उनको क्या कहा जाता है, कहाँ से संबंधित है, कैसी उनकी पहचान है, तो उन सारी चीज़ों को एक-एक करके बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट 3 के चैप्टर नंबर 3 के ही हम फिर एमसीक्यू को भी देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के चैप्टर से, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैप के माध्यम से सबसे पहले समझें तो आप देखोगे यहाँ पर श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में सहारिया जनजाति। खैरवाड़ जनजाति की बात किया तो आपके पन्ना में, छतरपुर में है। वहीं बात की है सीधी शहडोल में कोल जनजाति। कैमूर हिल्स में दिखाई आए सौर जनजाति। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में बैगा जनजाति। राजस्थान में बात किया तो पारधी जनजाति। झार, झाबुआ, अलीराजपुर में बात किया तो भील जनजाति है। खंडवा और बैतूल में बात किया तो कोरकू जनजाति है। पातालकोट, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति संबंधित है। तो ये कुछ जनजातियां हैं जिनके बारे में आज हम एक-एक करके पॉइंट टू पॉइंट जो है बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों की हम बात कौन-कौन सी करेंगे, तो सबसे पहले भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहारिया, भारिया, बेंगा, पारधी, पनिका, उराव और मुड़िया। ये आपकी जितनी भी जनजातियां देख रही हैं आपको, करीब-करीब 11-12 जनजातियां हैं। इन सभी की हम एक-एक करके टॉपिक पर बात करेंगे। तो मतलब कि वीडियो थोड़ा-सा लंबी बनेगी, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धैर्य के साथ देखना है, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहे और आप उसको समझ भी पाए। सबसे पहले हम भील जनजाति की बात करेंगे। अब भील जनजाति में भी हम सामान्य परिचय की, भौगोलिक स्थिति की, उसकी फिर उपजातियों की, सामाजिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की और फिर सांस्कृतिक स्थिति की जो है बात करेंगे। तो भील जनजाति में हम इतना डिवीजन जो है पढ़ने वाले हैं। तो भील जनजाति की बात की जाए तो भील जनजाति का जो आपका क्षेत्र देखने को मिल रहा है, आपका झाबुआ और अलीराजपुर वाला, यहाँ पर यह बाहुल जनजाति क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। सामान्य परिचय की बात की जाए तो भील शब्द जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है सरित सागर ग्रंथ में इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है। भील शब्द जो है द्रविड़ भाषा की बील शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भारत और मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है आपकी भील ही है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को बनपुत्र भी कहा है और इतिहासकार टॉलमी के द्वारा तीरंदाज इनको बोला गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या लगभग 59.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% जो है भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति की अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, जैसे कि हमने बताया, मालवा निमाड़ क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। भील जनजाति की बाहुल्य जिले की बात करें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी और रतलाम भील जनजाति इन सबसे ज्यादा जिलों में आपको जो है देखने को मिल जाती है। भील जनजाति राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपने जो है मूल स्थान जो है मानते हैं। तो ये भील जनजाति जो है राजस्थान का कुंभलगढ़ क्षेत्र है, ढोल नामक स्थान, वहां पर यह अपने आप को मूल स्थान के रूप में मानते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी और रतलाम में जो पश्चिमी वाले क्षेत्र है, इनमें आपको सबसे ज्यादा पाई जाती है। भील की कुछ उपजातियां भी हैं। अब कौन सी हैं, तो पटालिया, बरेला, भिलाला, तड़वी, रथियास, राठ, ये इनकी उपजातियां हैं। भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। भिलाला का नाम आए तो सबसे बड़ी उपजाति है। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया था, जिसे तड़वी भील के नाम से जो है जाना जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जा सकता है, पूछा जाए तो बता सकते हो, तड़वी भील के नाम से उनको जाना जाता है। सामाजिक स्थिति की अगर इनकी हम बात की जाए, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए पटेल, तड़वी, दाहिला, पुजारा, बड़वा गांव के मुख्य सामाजिक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, वो सामाजिक स्थिति की व्यवस्था का संचालन करते हैं। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा कहा जाता है, जिसको समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान भी चलाया गया था। भील जनजाति में लगभग 71 गोत्र पाए जाते हैं, 71 गोत्र देखने को पाए जाते हैं भील जनजाति में। सांता प्रथा जो है जन्म संस्कार से संबंधित है। भीलों की जो एक सांता प्रथा है वो
आपकी जन्म संस्कार से जो है संबंधित है। गातला एक मृत संस्कार है। एक गातला क्या है? एक मृत संस्कार संस्कार के रूप में जो है भीलों का जाना जाता है। तो इसको भी थोड़ा-सा आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। भील पंचायत की अगर बात करें हम भीलों की, तो पटेल जो होते हैं गाँव के अति विशिष्ट सामान्य व्यक्ति होते हैं। वहीं अगर हम बात की जाए तड़वी की, तो पटेल का एक सहायक के रूप में ये कार्य करते हैं। डाहिला की बात की जाए तो गाँव का सबसे वृद्ध व्यक्ति मतलब कि सबसे बूढ़ा व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। पुजारा की बात की जाए तो गाँव में धार्मिक आयोजन करने वाला, इसको पुजारा कहते हैं, जैसे अपने यहाँ पुजारी कहते हैं। बड़वा की बात की जाए तो गाँव में तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी को इलाज करने वाले को बड़वा कहते हैं। कोटवार की बात किया तो गांव का चौकीदार या जो से संदेश बाहर, जैसे हम डाकिया भी कहते हैं, उसे कोटवार कहते हैं। वार्ती जो होता है सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण करने की व्यवस्था करने वाले को हम वार्ती के रूप में जो है जानते हैं। तो भीलों से संबंधित पंचायत में जो आपके 7 शब्द हैं, पटेल, तड़बी, दाहिला, पुजारा, बड़वा और कोटवार, साथ में वार्ती, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी पूरा भीलों से संबंधित जो है हर एक चीज पे पॉइंट पर बात की है। अब हम भीलों की धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो इनके प्रमुख देवता जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, राजपंथा, भीटल देव, बाबा देव, हेडोमाई, गलदेव, कुहाज देव, पिठोरा देव, ये भीलों के प्रमुख देवता हैं। इनके भीलों के प्रमुख देवता हैं। भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव का वंशज भी मानते हैं। इसका महादेव का वंशज मानते हैं। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात की है तो इनकी झूम कृषि चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। जो ये झूम कृषि करते हैं जिसे हम चिमाता कृषि के नाम से जो है जानते हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला जो है पंजादरी है, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जीआई टैग के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है, मिला नहीं है, प्रस्तावित है कला पंजादरी को। नीमच के नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति का अधिक प्रयोग करती है। अनाज रखने के लिए बांस से बनी कोठी होती है जिसे कनगी भी ये लोग कहते हैं। सांस्कृतिक अगर भीलों की स्थिति की बात की जाए तो गवरी जो नाट्य है भीलों का प्रमुख नाट्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा? गवरी जो नाट्य है वो भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। प्रमुख नृत्य भगोरिया, डोहिया, कहर, डोहो, वीरवाल्या, इनके प्रमुख ये नृत्य है। और एक बेलेश्वर मेला लगता है भीलों का, जिसे कुंभ कहा जाता है। बेलेश्वर मेले को भीलों के कुंभ के रूप में जो है जाना जाता है और यह मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है जिसके प्रमुख कलाकार की बात किया तो पैमा हत्या थी। भील जनजाति जो होते हैं वो घोड़े और सर्प दोनों की पूजा करते हैं। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में बहुत दक्ष होते हैं। इनका प्रिय पदार्थ पूछा जाए तो ताड़ी या रबड़ी है। ये एग्जाम में ऑलरेडी एक बार आ चुका है। ताड़ी या रबड़ी जो है भीलों का प्रमुख प्रिय पदार्थ। प्रमुख त्योहार भगोरिया, दिवासा, गल, दोड़ी, इंदल और दोहा इनका प्रमुख त्योहार है। विशेष तथ्य बारे में बात की जाए, स्पेशल जो फैक्ट है, फैक्ट की बात की जाए भीलों से संबंधित, तो भीलों के घरों को कु और मोहल्ले को फाल्या के नाम से जो है जाना जाता है। तो घर होता है कु, उसके बाद क्या आता है मोहल्ला, फाल्या, और उस मोहल्ले के सारे मिला के गांव जो बन जाता है उसे पाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं फाल्या मिलकर गांव बनता है जिसे पाल कहा जाता है। ईंट अनाज का प्रथम उपयोग त्योहार नवई कहलाता है। नए अनाज का प्रथम उपयोग का जो त्योहार है वो नवई कहलाता है। भगोरिया उत्सव सामान्यतः मार्च के महीने में मनाया जाता है भीलों के द्वारा। पिथौरा चित्रकला में अधिकांश देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व जो है पशु घोड़ा को बनाया जाता है। अलीराजपुर जिले के जोबट में भील समुदाय की महिलाएं पुंजा दरी बनाती हैं और सीधी जिले के सिंघावल ब्लॉक में पुंजा दरिया कालीन के लिए प्रसिद्ध है। तो भीलों से संबंधित जो हमने यहाँ पर बात की है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो भील से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी। अब भीगोल से संबंधित जो आपको उनका नृत्य है भगोरिया, अब भगोरिया नृत्य के बारे में थोड़ा स्पेशल बात कर लेते हैं। मालवा निवाड़ क्षेत्र का विशेष रूप से अलीराजपुर एवं झाबुआ में इसका आयोजन किया जाता है। यह होली के 7 दिन पूर्व फागुन माह में इसका आयोजन किया जाता है। इसके 3 चरण होते हैं, तिवारिया, बजारिया, भगोरिया, गुलालिया और उजाड़िया। अलीराजपुर जिले के बालपुर का भगोरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। भंगोर देव भंगोरिया गोत्र के भीलों के द्वारा आरंभ की जाने के कारण इसका नाम भगोरिया पड़ा हुआ है। वर्ष 2025 में भगोरिया उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय उत्सव के रूप में जो है घोषित भी किया गया था। तो 2025 में मध्य प्रदेश शासन ने भगोरिया उत्सव को राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट हमारी जनजाति आती है गोंड जनजाति। अब गोंड जनजाति के भी हम सेम बात करेंगे, सामान्य परिचय की, भौगोलिक स्थिति की, उपजातियां की, सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में।
गौंड जनजाति की हम सामान्य परिचय की बात करी जाए तो गौंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौंड शब्द से हुई है और कौंड शब्द का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है पर्वत। गौंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में जो इनकी जनसंख्या है वो लगभग 50.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33% जो है इनका स्थान है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जनजाति समूह आपकी गोंड का ही है। गोंड जनजाति स्वयं को कोयतुर या फिर कोयतोर के रूप में जो है मानती है। भौगोलिक विस्तार इनका कहाँ पे है? नर्मदा घाटी के दोनों ओर और दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखोगे नर्मदा घाटी के दोनों ओर है और आपके दक्षिणी क्षेत्र में आपको इनका विस्तार है। इनका जो जिले हैं ज्यादातर मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुर एवं सागर जिले में जो है आपको देखने को मिल जाती है। उपजातियों वर्गीकरण की बात किया है तो मध्य प्रदेश अनुसूची में जो गोंड की 50 सी उपजातियां जो है रखी गई हैं, जिनमें से उपजातियों में प्रमुख बात करें तो आगख, अगारिया, मारिया, भीमा, प्रधान, कोहितोर, झारेका और दरोई, ये इनकी जो उपजातियां हैं, जो प्रमुख उपजातियां हैं, इनको आपको याद करना ही चाहिए। गौंड जनजाति की वर्गीकरण की बात किया तो व्यवसाय के आधार पर इनका अलग वर्गीकरण किया जाता है और संपत्ति के आधार पर अलग। संपत्ति के आधार पर इनका दो वर्गीकरण किया जाता है, राजकोंड और धुरकोंड। राजकोंड में अधिक संपत्ति वाले होते हैं, धुरकोंड में कम संपत्ति वाले होते हैं। वहीं बात की जाए व्यवसाय के आधार पर जो प्रधान होते हैं पूजा करने वाले होते हैं, ओझा होते हैं तांत्रिक कार्य करने वाले होते हैं, अगारिया होते हैं लोहे का कार्य करने वाले होते हैं और सोलहस होते हैं बढ़ई का कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो गौड़ जनजाति का दो वर्गीकरण किया जाता है, व्यवसाय के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। सामाजिक अगर इनकी स्थिति की बात किया तो गौड़ समाज जो होता है पितृसत्तात्मक समाज होता है। गांव का जो प्रमुख होता है उसे मुकद्दम कहलाते हैं, जिसे गोटिया भी कहा जाता है। विवाह पद्धति की इनमें दूध लोटाबा, लमसेना विवाह, लड़की के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत, पठौनी विवाह, पॉलीथर विवाह, चढ़ विवाह और सेवा विवाह, जिसे लामानाई भी कहते हैं, ये विवाह इनके प्रकार हैं जो विवाह की पद्धतियों को अपनाया जाता है। इनका मोहल्ले को टोला कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टोला कहा जाता है इनके मोहल्ले को। गौड़ जनजाति के घर में मेहमानों को बैठाने वाला जो कमरा होता है वो पेठा बंगला कहलाता है, पेठा बंगला। जन्म संस्कार के संदर्भ में शिशु के जन्म के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखाने की रस्म इनके जो है इनमें चलती है। गौड़ पंचायत की बात किया तो मांझी, देशमुख और भोई को पंचायत प्रमुख कहते हैं, कोटवार को मुखिया का सहायक कहते हैं, देवान को मुखिया का गुप्तचर कहा जाता है, कोई कान फूसली कर रहा हो तो है ना, गुनिया और बरुआ को तांत्रिक क्रिया करने वाला और लिखवई को पंचायत का सबसे वृद्ध सदस्य के रूप में जाना जाता है। तो गौड़ पंचायत के बारे में शायद आपको हर चीज समझ में आई होगी, मैं बहुत आराम से अभी पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। गौड़ की अगर आर्थिक स्थिति की बात किया है तो गौड़ की आर्थिक स्थिति कृषि एवं वनोपज पर जो है आधारित है, निर्भर है। इनके द्वारा की जाने वाली खेती जो होती है उसे बारी कहा जाता है। गौड़ जनजाति का जो प्रधान है वो शाखा सर्वाधिक 70% शिक्षित शाखा में इनको देखा जाता है। धार्मिक स्थिति की बात करें तो गौड़ों की आदि पुरुष लिंगोपेन सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। जो आदि पुरुष लिंगोपेन है वो सर्वाधिक पूज्य है। लिंगोपेन की पूजा करना कोया पुनेम कहलाता है और प्रमुख देवता इनके बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर, नागदेव, घमसेन देव, सूरज देव और खैरमाता इनके जो है प्रमुख देवता है। सांस्कृतिक संपत्ति की बात किया है तो मणि इनका प्रमुख त्योहार होता है। गौड़ जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी और रंगों से सजाती हैं, जिसे नोहे डोरा कहा जाता है। गौड़ जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिक आदि से फर्श पर ढिंग लगाई जाती है, जिसे ढिंगना कहा जाता है। अब गांव के लोग जो होंगे वो जानते होंगे ढिंग क्या होता है। प्रमुख पर्व और त्योहार की बात करें तो मड़ई, लालूकाज, बिदरी, बगबंदी, नवाखानी, हरडिली और छेरता इनके प्रमुख त्योहार हैं। प्रमुख नृत्य में सैला, बिरहा, कहरवा, कर्मा, भड़ौनी, गोचो, गेड़ी एवं ढंडार इनकी प्रमुख नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। इनकी स्थिति की बात करें तो गौड़ जनजाति प्रमुख भाषा गोंडी, डोरली, हलबी, भतरी है और गोंडी भाषा लिपि इनकी प्रमुख देवनागरी है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने जो है शामिल भी किया हुआ है। अगर हम बात करें गोधारिन की, गोधारिन क्या होता है तो मध्य प्रदेश के आदिवासी में गुदना संस्कृति भी है, एक अभिन्न अंग जो पूरे शरीर में गुदवा लेते हैं। गुदना कलाकार को गोधारिन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति की बात किया तो गौंड एवं बेंगा का स्थान जो है या नाम जो है आता है। सबसे ज्यादा प्रिय जनजाति गुदना में गौंड और बेंगा है। हिरनोटी दिया, हिरनोटी दिया क्या होता है तो मध्य प्रदेश की जो गौंड जनजाति है हिरनोटी दीप जलाती है। इनको जलाने की परंपरा है, ये आप देख सकते हो ये हिरनोटी दीप जल रहा है। इस परंपरा को ये लोग
जलाती है, मानती है। यह दीप विशेषकर गोंड समुदाय की उपजाति जो अगारिया है, उनके द्वारा इसको बनाया जाता है और प्राचीन काल से लोहे शिल्पकार जो है इसमें बनाते और इसको फिर ये जलाते हैं। मड़ई उत्सव की हमने बात की थी, इनके द्वारा मड़ई उत्सव मनाया जाता है। तो आदिवासी समुदाय विशेषकर गोंड के द्वारा मड़ई उत्सव को मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली के बाद प्रथमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बड़े धूमधाम से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराओं में मनाया जाता है। यह त्योहार में खम्भ, बड़बी और मोरपंख की ढाल के उपयोग करके प्रतीक के रूप में मनाते हैं। ये आप देख सकते हो, है ना, मड़ई उत्सव जो ये बच्चे बने हुए हैं। मोरपंख की जाली ढाल होती है जिसके बांस को तिकोने कपड़ों से सजाते हैं, जिसे मड़ई जो है कहा जाता है। और मड़ई उत्सव जो है गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारी जनजाति की बात की जाए तो कोल जनजाति आती है। अब कोल जनजाति की बात की जाए तो आपकी पूर्वी जिले से पूर्वी आपके क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात किया तो कोल शब्द का अर्थ क्या होता है? कोल शब्द का अर्थ होता है मानव। कुछ मिथकों के अनुसार सिंह बोगा सूर्य देव की संतान कोलों को माना जाता है। कोल जो होते हैं मुंडा या कोलियरिन समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहली भील, फिर गोंड, फिर आपकी कोल। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जो जनसंख्या है 11.67 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। कोल जनजाति का वर्णन रामायण, महाभारत और मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। मध्य प्रदेश में कोल का मूल निवास स्थान की बात करें तो रीवा जिले के कुराली क्षेत्र जो है इनका मूल निवास स्थान जो है माना जाता है। भौगोलिक स्थिति की बात किया तो कोल जनजाति विंध्य कैमूर श्रेणी एवं नर्मदा सोन घाटी में जो है निवासरत रह करती है। बगेरखंड समांतर रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और जबलपुर में इनका जो है निवास स्थान देखने को मिल जाता है। उपजातियों में अगर हम बात की जाए तो रोहिया, रौतेला, भवतिया, रिवरिया, कथरिया, ओतिया, समरी के जो वंशज हैं, है ना, ये इनकी उपजातियां हैं। इनके अन्य उपवर्ग भी हैं जैसे दशेरा, ठाकुरिया, कंगवारिया, इनके उपजातियों के भी उपवर्ग हैं। कोल जनजाति में गोत्र में विभाजित होती है, इसलिए किंतु इनमें जो गोत्र चिन्ह है वो नहीं होते हैं, मतलब कि गोत्र में विभाजित तो होते हैं परंतु गोत्र चिन्ह जो है नहीं होते हैं। सामाजिक कोलों की बात किया है तो प्रजातात्मक समाज है इनका भी। इनके मोहल्ले को कोलिहीन टोला कहा जाता है और पूरे गांव को कोलाहन कहा जाता है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया के नाम से जाना जाता है। कोलों में प्रत्येक गांव की पंचायत उसके कुछ पारस्परिक जो पद हैं जैसे महतो, बरुआ, भुइयार, पंडा, देवार और न्योतिया, इनके कुछ प्रमुख ये आपके पद होते हैं। पंचायत सभी तरह के विवादों को निपटाने में सक्षम मानी जाती है। कोल पंचायत की बात की जाए तो महतो, चौधरी और गोटिया गांव का मुखिया होता है। बरुआ धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाला व्यक्ति होता है। भुइहार की बात किया तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, पूजा पाठ में पारंगत होता है। न्योतिया की बात किया तो गांव में न्योता आमंत्रण देने वाला व्यक्ति होता है। और अन्य पद की बात किया तो पंडा एवं देवार जो है होते हैं। इनकी हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो कोलों की इनके बड़का देव, अहिरा बाबा, वन सती देवी और बूढ़ी माई इनकी प्रमुख देवता है। रामायण काल की जो शबरी जो होती वो कोल जनजाति से ही संबंधित थी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था खेती और कोयला खानों पर बहुत निर्भर करती है। कोल जनजाति में वनोपज में भिलमा, गोंद और लाख संग्रहण भी किया जाता है। संस्कृति की बात की जाए तो बरहव जो है एक प्रकार का जन्म संस्कार है, जिसे शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदारों को आमंत्रित करके मनाया जाता है। प्रमुख नृत्य कोल रहरा, नारदी, दोतलिया, कहरा है। फुरहरी कहरा नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा है। अब नेट पे थोड़ा सर्च करके देख लेना, है ना। विवाह पद्धति हिंदू प्रथा के अनुसार ये विवाह करते हैं। प्रमुख त्योहार की बात किया तो हरियाली अमावस्या इनका प्रमुख त्योहार है। कोल स्त्रियों के गहने में अबसरा जो है गहने आदिवासी समुदायों की छाप है। कोल एक कला प्रिय जनजाति है। कोल कला जो है प्रिय जनजाति है। बच्चों के खेल लुकोड़ा, टुटुर्रा, पंचगोटवा इनके बच्चों के खेल है। मगरोहन जो है शादी विवाह के समय उपयोग की जाने वाला कलात्मक जो है विवाह स्तंभ में होता है। कोल विद्रोह की बात किया तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम में कोल जनजाति के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इस जनजाति में अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के विरुद्ध 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत और मदारा महतो के द्वारा जो है किया गया था। तो वीर बुद्धो भगत की आप फोटो को भी देख सकते हो। भील की बात किया तो भील को क्या कहते हैं? मोहल्ले को फाल्या कहते हैं। गोंड के मोहल्ले को टोला कहते हैं। कोल के मोहल्ले को कोलेहीन टोला कहते हैं। सहारिया के मोहल्ले को सहराना कहते हैं।
बैगा के मोहल्ले को पूर्वा या टोला कहते हैं, भारिया के मोहल्ले को ढाना कहते हैं और बंजारा के मोहल्ले को टांडा कहते हैं। इनको याद कर लो, एग्जाम में मिलाने के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति की बात किया, सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं सांस्कृतिक स्थिति की। सामाजिक परिचय की सबसे पहले बात की जाए कोरकू की, तो मुंडा या कोलारिन जनजाति समूह में यह आते हैं। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7.3 लाख इनकी आबादी है। अनुसूचित जनजाति का 4.7% इनका योगदान है। कोरकू का अर्थ की बात किया तो मानव समूह होता है। कोरकू जनजाति अपने रावण का वंशज मानती है और अपनी उत्पत्ति महादेव की हुई ऐसा मानते हैं। रावण का वंशज मानते हैं और महादेव की उत्पत्ति से हुई ऐसा मानते हैं कोरकू जनजाति। भौगोलिक स्थिति, दक्षिणी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों में निवासरत है। बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिले में निवास करती है। कोरकू का पृथक स्थान शामलीगढ़, भैरवगढ़, बैतूल को मानते हैं। अगर इनकी हम उपजातियां उपवर्ग की बात की जाए तो रूमा, बोताड़िया, दुलाप, बोबई, बाबरी, बंडोया, बोवासी इनकी उपजातियां हैं और बावरिया जो है बैतूल जिले की कोरकू को बहुत ज्यादा संबंधित है। बंदूरिया की बात करें तो पचमढ़ी क्षेत्र की कोरकू को कहते हैं और दुलारिया जो है हरदा, खंडवा जिले में कोरकू निवासरत पाई जाती है। कोरकू का वर्गीकरण है, राज कोरकू जिसे धनायन वर्ग में आते हैं, पथारिया मजदूर वर्ग में आते हैं और मेवासी अपराधी वर्ग में आते हैं। तो कोरकू में भी कुछ वर्गीकरण है, जो धनायन वर्ग, मजदूर वर्ग और अपराधी वर्ग। सामाजिक स्थिति की इनकी बात की जाए तो प्रचलित विवाह पद्धति राजीबाजी, चितोड़ा, चिबोड़ा और लमझना इनकी विवाह पद्धति है। कोरकू समुदाय अपने मृतक को पितर और देवता की तरह मानते हैं और लकड़ी के मृतक स्तंभ बनवाने का इनमें प्रचलन है, जिसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा बनाने एवं लगाए जाने के अनुष्ठान को शिडोली कहते हैं लोग, और शिडोली प्रथा पूस माह में सामान्यतः सोमवार के दिन जो है मनाई जाती है। कोरकू पंचायत में जो पटेल होते हैं पंचायत के प्रमुख होते हैं। महाजन जो होते हैं पटेल के बाद दूसरा प्रमुख व्यक्ति होता है। चौधरी सूचना देने वाला होता है। घेटिया प्रसाद या भोजन व्यवस्थापक होता है। मुकरी त्योहारों का आयोजन करने वाला होता है और भूमिका कोरकुओं का पुरोहित के रूप में जो है जाना जाता है। अगर हम कोरकू की आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि, चाराभाई और वनोपज पर्याय सबसे ज्यादा आश्रित है। खेतों में कार्य करने वाले कोरकू को भाग्या कहलाते हैं और पुराने समय में कोरकू के द्वारा जंगल काटकर जो खेती करने की प्रथा थी उसे बदलवा प्रथा के नाम से जाना जाता है। इनकी धार्मिक स्थिति की बात किया तो इनके देवता चंद्रमा, डोंगर देव, भटुआ देव, मठुआ देव, मेघनाथ, सिदरा देव, खेड़ा देव और खनेरा देव इनके प्रमुख देवता हैं। खनेरा देव जो है गांव में बीमारियों का प्रवेश करने से रोकने वाले देवता है। वहीं मठुआ देव की बात किया तो बीमारी से बचाने वाले अन्य देवता हैं और खेड़ा देव जो है कृषि और पशुओं के देवता के रूप में जाने जाते हैं। सांस्कृतिक स्थिति की बात किया तो इनका प्रमुख नृत्य जो है चटकोरा, ढांडल, चाचरी, थापड़ी और गदली इनका प्रमुख सांस्कृतिक नृत्य है। होली के समय कोरकू घुंगरी और झामटा गीत गाते हैं। इनके प्रमुख प्रमुख त्योहार मेघनाथ, डोडबली, जिरोती और पाला है। दीपावली के समय दीवार पर लाल मिट्टी और खड़िया से ये गुदनिया नामक जो है मांगलिक चित्र भी बनाते हैं। कोरकू की जो स्त्रियां होती हैं वो गोदनी की बहुत शौकीन होती हैं। इनमें माथे पर अंग्रेजी के डी अक्षर के ऊपर नीचे 2 बिंदु को कपार गोड़े के नाम से जो है जाना जाता है। मेघनाथ उत्सव जो मनाया जाता है वो कोरकू एवं गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार है दोनों का। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से मनता है। इसे झंडा या ख्वाब शंग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से ये जो है किया जाता है। बात की जाए यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे सहारिया जनजाति की। 5वीं जनजाति है जिसका सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। सहारिया जनजाति है जो आपके नॉर्थ उत्तर मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। सामान्य परिचय की बात किया तो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। सहरिया जो है वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष के रूप में मानते हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से सहा से हुई है जिसका अर्थ मतलब होता है एक। क्या होता है? एक होता है। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति के रूप में जानी जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश के श्योपुर जो है सहारिया जनजाति का बहुल जो जिला है वो भारत का इथोपिया कहा जाता है श्योपुर जिले को। 10 सहारिया पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर टी.बी. नायक। सहारिया जनजाति अपने भीलों के छोटे भाई के रूप में मानती है। मध्य प्रदेश में सहारिया जनजाति की जनसंख्या 6.15 लाख है और अनुसूचित जाति का 4% लगभग योगदान है। सहरिया का अगर बात किया मूल स्थान साहेबाद जंगल कोटा जो है माना जाता है। भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठा ग्वालियर संभाग में यह निवासरत है। सबसे ज्यादा सहारिया के बाहुल्य जिले शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर है।
इनकी उपजातियों की बात किया तो समर, शबर और बरोदिया शौर इनकी उपजातियां हैं। सहरिया के लगभग 51 गोत्र प्रचलित हैं, जिनमें उमरिया, भिलोडिया, शोलकिया और सैलिया इनकी प्रमुख उपजातियों में गोत्र प्रचलित हैं। इनकी सामाजिक स्थिति स्थिति की बात करें तो इनका घर बशावट सहरना और गांव सहरोल कहलाता है। सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना जो है शुभ मानते हैं। गांव अगर विवाह की पद्धति की बात किया तो खेका विवाह और झाड़ फेरा विवाह इनमें प्रचलित है। सहरिया पंचायत में पटेल, प्रधान, कोतवाल, बराई, भोपा, हतनरिया इनके पद से, जिनमें पटेल जो होते हैं गांव के प्रमुख होते हैं, प्रधान सामाजिक कार्यों की व्यवस्था करता है, कोतवाल शासकीय सेवक होता है, बराई डोंडी पीटने वाला संदेश वाहक होता है, भोपा तंत्र बीमारी ठीक करने वाला होता है, हतनरिया जड़ी बूटी का विशेषज्ञ के रूप में जो है जाना जाता है। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात की जाए सहरिया की तो शिकार, मछली पालन और जड़ी बूटियों पर यह इनका आर्थिक जीवन होता है। सहरिया मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा मतलब शहद होती है उसको इकट्ठा करने में बहुत कुशल मानी जाती है। धार्मिक स्थिति में प्रमुख देवता तेजाजी, सीता माता, नाहर देव, हरिमन देव, कारश देव, भैरू देव और दरेठ देव इनकी प्रमुख देवता है। सीता माता इनकी आराध्य देवी मानी जाती हैं और तेजाजी के जीवन पर आधारित नाट्य गान करने के लिए परंपरा सहरिया में बहुत मौजूद है। सांस्कृतिक नृत्य की बात किया है तो इनके प्रमुख नृत्य जो है लहंगी और रागिनी इनके प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख लोकगीत में भतैया, लंगोरिया और जेवनार इनके प्रमुख सांस्कृतिक लोकगीत हैं। त्योहार की बात किया तो हरियाली अमावस्या और तेजा नामवी ये प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार मनाते हैं। सहरिया जनजाति कोलारियन परिवार भी मानी जाती है और इनकी भाषा जो है मुंडारी या कोलारियन कही जाती है। भील जनजाति में भगोरिया का जो महत्व है उसी तरह सहरिया में सीताबाड़ी मेले का महत्व है। सीताबाड़ी का मेला मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर कोटा जिले में हर साल वट सावित्री अमावस्या पर जो है लगता है और सीताबाड़ी मेले में सहरिया जनजाति के युवक युवती जो होते हैं अपने जीवन साथी को, पार्टनर को जो है चुन लेते हैं। इनके बारे में बात किया कि विशेष तथ्य के बारे में तो ऐत्रेय ब्राह्मण में सहरिया को विश्वामित्र का वंशज माना गया है। राजस्थान के साहेबाद के निकट सीताबाड़ी में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी स्थित है। वाल्मीकि भील जनजाति के थे, सहरिया अपने भीलों का सहोदर के रूप में मानते हैं। सहरिया जनजाति का संग्रहालय की बात किया तो श्योपुर जिले में है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र तेईसपुर श्योपुर जिले में है। गोत्र के आधार पर सहरिया 3 भागों में बटी है, लाड़िया, उड़िया और काला पिठिया के नाम से जानी जाती है। अगर हम भारत के इथोपिया की हमने बात की थी क्योंकि सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति में आती है और मध्य प्रदेश के श्योपुर में सबसे ज्यादा जनजाति है, इसीलिए भारत का इथोपिया श्योपुर को जो है कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान थोड़ा सा जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आती है हमारी भारिया जनजाति। भारिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। सामान्य परिचय अगर हम बात की जाए भारिया का तो छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पातालकोट में निवास करती है। भारिया जो होती है महोबा और बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं। मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति की जनसंख्या 1,193,000 है और अनुसूचित जनजाति की 1.26% में इनका स्थान है। गौड़ जनजाति भारिया को अपना छोटा भाई मानती है और भारिया जनजाति के व्यक्ति स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। भौगोलिक स्थिति छिंदवाड़ा जिला जबलपुर जिले से संबंध है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पातालकोट में भारिया जनजाति के 12 गांव जो है निवास करते हैं। उपजातियों में भूमिया, भुइहार, पांड्या, पालिया है। भारिया जनजाति के 51 गोत्र जिनमें 16 गोत्र ही मान है, जिनमें खमरिया, भरदिया, बगौरिया, चलथिया प्रमुख है। बात की जाए सामाजिक स्थिति तो भारिया समता मूलक समाज है। स्त्री पुरुषों का दर्जा समान है। भारिया जो होती है जहां बसी होती हैं उसे ढाना कहते हैं और 20-25 घर होते हैं। इनमें लमसेना, दूध लोटावा, मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह जो है प्रचलित है। गांव की पंचायत पटेल, भूमिका, पड़िहाल, कोतवार शामिल है। गांव पटेल को गांव का मुखिया, भूमिका को पटेल के बाद दूसरा प्रमुख व्यक्ति, कोतवार को सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति और अन्य पद में पड़ियार कहा जाता है। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो भारिया प्रारंभ में ढहिया खेती करते थे। लघु वनोपज, जड़ी बूटियों का संग्रहण मुख्य व्यवसाय था। देवभरी घास से बनी पातालकोट को झाड़ू दूर दूर तक है प्रसिद्ध जो है संबंधित। अगर हम इनकी धार्मिक स्थिति की बात किया तो इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव, नागदेव, साज वृक्ष, बरुआ देव, भीमसेन और मुठवा बाबा इनके प्रमुख देवता है। भीमसेन जो होते हैं इनकी कृषि देवता के रूप में जाने जाते हैं। कुछ स्रोतों में भीमसेन को विवाह के समय वरदान देने वाला भी देवता माना जाता है। वहीं बात अगर हम करें मुठवा बाबा को तो गांव के संकट दूर करने वाले कहा जाता है और भारिया हरदौल की पूजा के लिए बुंदेलखंड जो है बहुत ज्यादा जाना जाता है। भारिया साजा साल वृक्ष के पेड़ों की पूजा भी, जड़ों की पूजा जो है करते हैं।
अगर इनकी सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो भारिया जो है बुंदेली मिश्रित हिंदी और भरनोटी हिंदी बोली बोलते हैं। इनके प्रमुख त्योहार बिरही, नवाखानी और खिचड़ी है। खिचड़ी दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला इनका प्रमुख पर्व है। और भड़म जो है और सेतम इनके प्रमुख नृत्य है। भड़म नृत्य जो है गुन्नू शाही, भड़नी, भरनोटी और भंगम नृत्य भी कहते हैं। इनके गीत की बात किया तो उपजन, भावर, माटिया और मंडवा इनके प्रमुख गीत जो है शामिल हैं। अगर हम घोटल युवा गृह की बात कर लेते हैं पहले। यह प्रथा आदिवासियों की युवा संगठन की परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक और युवतियां होती हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपने पद प्रथा, रीति रिवाज और संस्कृति को शिक्षा दी जाती है। घोटल को जन्म जर्मन जो है भाषा में जुंगा हिल्स हाउस जो है कहा जाता है। घोटल का सर्जक लिंगोपेन को माना जाता है और घोटल को डिंडा महल भी कहा जाता है। अगर बात करें प्रमुख जनजातियों की युवा गृह की तो घोटुल चेले की मोटियारी मुड़िया जनजाति का है, रंगमंग भारिया मारिया जनजाति का है, घुमकरिया उराव जनजाति का है, गिटी ओरा मुंडा जनजाति का है और धरंग बस्सा भुइया जनजाति से संबंधित है। बैगा भारिया जनजाति के भोजन की बात किया है तो सुबह का भोजन ये बासी बोलते हैं, दोपहर का भोजन को पेज बोलते हैं और शाम के भोजन को ब्यारू के रूप में जो है जानते हैं। पातालकोट, ये आपके बहुत ज्यादा आया था पातालकोट। तो पातालकोट जो है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियों पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पातालकोट तामिया विकासखंड के अंतर्गत ग्राम छिंदी के नजदीक पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। ऊपर से देखने पर इसका आकार जो है घोड़े के नाल के आकार का दिखता है। पातालकोट में लगभग 12 गांव निवास करते हैं। पातालकोट से दूधी नदी जो है उद्गम होता है। पातालकोट को एडवेंचर प्लेस ऑफ गोंडमाना भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर अपनी कई सारी जनजातियों की बात की है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब उसी तरह उसी को आगे बढ़ते हुए बेंगा जनजाति की बात की जाएगी। उसकी भी हम सामान्य परिचय वगैरह की बात कर लेते हैं। बेंगा जनजाति की फोटो एक बार देख लो और सामान्य परिचय की बात करें तो मध्य प्रदेश की यह अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। बेंगा को प्रकृति पुत्र और बिछावर भी कहा जाता है। द बेंगा पुस्तक के लेखक बेरियन एल्विन है। बेंगा को बेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक में जादूगर चिकित्सक के रूप में सम्मानित किया हुआ है। मध्य प्रदेश में बेंगा जनजाति की जनसंख्या 4.15 लाख है जो कि प्रतिशत में 2.7% के आसपास है। अगर बेंगा की उपजातियों की बात की जाए तो भरौतिया, नरौतिया, रायमैना, काठमैना, कोदवान, बिंजवार बेंगा की प्रमुख जो है आपकी उपजातियां हैं। बेंगा जनजाति में मुख्य रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं और बेंगा को भूमिया का उपवर्ग के रूप में जो है माना जाता है। भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो डिंडोरी मंडला के 52 गांवों को मिलाकर एक साथ बेंगा चक जो है कहा जाता है। बेंगा बाहुल्य जिले में डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर शामिल है। बात की जाए यहाँ पर बेंगा की सामाजिक स्थिति की तो इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है और कुछ बेंगा ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद भी करते हैं जिन्हें टोला कहा जाता है। मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवार जो है इन पंचों से पंचायत बनती है। बेंगा जनजाति में मुकद्दम जो होता है गांव का मुखिया होता है और दवार जो होता है गांव का पुरोहित कहलाता है। विवाह पद्धति इनमें लमसेना, चढ़ विवाह और पैठुल विवाह प्रचलित है। वहीं समारा प्रथा भी है। इनमें एक बेंगा जनजाति मृतक संस्कार है जिसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृतक के व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है जिससे अगले जन्म में वह व्यक्ति धनवान पैदा हो, ऐसा कहा जाता है जिसे सामरा प्रथा कहते हैं। नहावन प्रथा भी एक अंतिम संस्कार के समय नगाड़ा बजाया जाता है जिसे नहावन प्रथा के रूप में जाना जाता है। बेंगा की पंचायत की बात करें तो मुकद्दम गांव का मुखिया होता है, दीवान मुकद्दम का सहायक होता है, दवार गांव का पुरोहित होता है, समरथ सामाजिक कार्यों में व्यवस्था करने वाला होता है और कोटवार शासकीय सेवक के रूप में जो है जाना जाता है। आर्थिक स्थिति की बेंगा की बात की जाए तो इनमें झूम कृषि जैसे दहाइया एवं बेबर जो है कहलाती है। जी एग्जाम में बहुत आ चुका है। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है। वनों पर यह अपना अधिकार समझते हैं। यह लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते। मान्यता है कि धरती माता को छाती जो है कटती है तो ये लोग उसका आपका हल का प्रयोग नहीं करते हैं। धार्मिक बेंगा की बात किया है तो रतौना शहद पर्व में मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। बेंगा उड़द की दाल और साल साज के वृक्ष की पूजनीय मानते हैं। यह जनजाति साल साज वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि बूढ़ा देव वहां पर निवास करते हैं, ऐसा इनका कहना है। बेंगा जनजाति के देवता की बात करें तो ठाकुर देव गांव की सृष्टि की रक्षा करने वाले हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले हैं और दूल्हा देव बीमारियों की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। सांस्कृतिक बेंगा की बात किया है तो परधौनी कर्मा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। रजनी दीवानी, बिल्मा नृत्य, झरपट ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। कर्मा नृत्य जो है करम सैनी करम देवता को समर्पित है। कर्मा नृत्य कई प्रकारों में गोंडी कर्मा, खलाय कर्मा, डोंगस कर्मा, जितिया कर्मा, भील कर्मा जो है जाने जाते हैं। गुच्छू छुड़वा बेंगा बच्चों का खेल है या गोल्फ जनजाति का संस्करण है। विशेष रूप से बेंगा की बात किया तो बेंगा जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार है बेंगा विकास
अधिकरण मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर जिले में जो है गठन भी किया गया। कर्म नृत्य की बात की जाए तो कर्म नृत्य बेंगा और गोंड जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। कर्म नृत्य को लोक नृत्य के राजा के रूप में माना जाता है और इसमें प्रमुख शैलियां लंगड़ा, झूमर, रागनी और झरनी है। कर्म नृत्य का जो नाम है वो करम या कदम नामक वृक्ष के नाम पर हुआ है। इस नृत्य को गिनीज बुक में शामिल भी किया गया है। यह नृत्य करम सैनी और करम देवता को समर्पित है। कर्म नृत्य के प्रकारों में गौंडी कर्मा, खलाय कर्मा, डोंगस कर्मा, जीतिया कर्मा और भील कर्मा जो है शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है बेंगा जनजाति से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कुछ और जनजातियां जिसमें मुड़िया जनजाति, पारधी जनजाति, पनिका जनजाति, उराव जनजाति, बिछवार जनजाति, कोरबा जनजाति और हलवा जनजाति। हलवा नहीं, हलवा जनजाति। तो अब एक एक करके बात और कर लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले बात करें अब हम मुड़िया जनजाति, हालांकि 8वीं जनजाति की बात कर रहे हैं। मुड़िया जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाती जनजाति है। इसका प्रमुख नृत्य जो होता है वो गौर होता है और गौर नृत्य को बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य के रूप में माना है। मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक जो है बैरियर एल्विन ही है। दूसरी हमारी आती है फिर पारधी जनजाति। पारधी जनजाति जो है रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर क्षेत्र में निवास करती है। इसका कई प्रकारों में वर्गीकरण किया जाता है, जैसे गोसाई परदी, टाकिया परदी, टाकनकर परदी, बहेलिया परदी और लंगोटी परदी। गोसाई परदी जो होता है साधुओं की तरह वस्त्र धारण करते हैं। बहेलिया को कगार भी कहा जाता है, केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। लंगोटी परदी चंडी देवी की आराधना कर दी जाने जाते हैं। यह जनजाति बादशाह अकबर के समय शिकारी जनजाति थी और पारधी जनजाति वन प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु वर्तमान में यह ऐसा अब जो है नहीं करती, पहले जनजाति थी। फिर आती है पनिका जनजाति। पनिका जनजाति जो होती है वो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में निवास करती है। कबीर के पंथी और अनुयायी मानी जाती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कपड़ा बुनाई पर यह निर्भर है। पनिका के धर्मगुरु को मेती के रूप में जो है जाना जाता है। आती है उराव जनजाति। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा अनूपपुर मंडला, सिंगरौली में निवास करती है। इन्हें कुरुख जनजाति भी कहा जाता है और इनका प्रमुख नृत्य की बात किया तो सरहुल है। यह पूजा स्थल की बात करें तो बगिया, युवा ग्रह, घोटुल, धुमक्रिया कहा जाता है। उराव को सामान्यतः धांगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आती है बिंजहार जनजाति। बैगा जनजाति की विकसित वर्ग बिंजहावर जनजाति है। बिंजहावर जो होते हैं वो बैगा जनजाति की उपजाति है और इनका नामकरण विंध्याचल के कारण बिंदवार या बिंजावर पड़ा है। बिंजवार बैगा जनजाति के बड़े जमींदार के रूप में प्रसिद्ध है। फिर आती है कोरबा जनजाति जो कि कोल जनजाति का एक उपजाति है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर रहती है। कोरबा जनजाति आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहा जाता है। फिर आती है हलवा जनजाति। हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का सर्वाधिक साक्षरता दर हलवा 84.3% है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषिकार और चिवड़ा पोहा बनाना इनका प्रमुख जो है प्रमुख कृषि कार है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 14 जनजातियों की बात की है ना। अब आती है 15वीं कन्नवार जनजाति, इसे कमार भी कहते हैं। अब बात की जाए अगर कमार जनजाति की तो सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर जिले में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति मानी जाती है महाभारत में कौरव वर्ग से और इनकी उपजाति जो होती है वो तमर है और इनका प्रमुख नृत्य जो है बार है। कमार लोग जो होते हैं फौज में कार्य करना और अन्य परंपरागत कार्य करने को मानते हैं। झंगराखंड, बघरादेव इनके प्रमुख देवता है। अब झगराखंड जो है दुधारी तलवार और बघरादेव जो है जानवरों की रक्षा करने वाले देवता है। फिर आती है खैरवाड़ जनजाति जो कि चर्चा में रहती है। कत्था बनाने का मुख्य व्यवसाय खैरवाड़ जनजाति ही द्वारा किया जाता है। तख्ते का निर्माण खैर की लकड़ी से किया जाता है और इनका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर पहाड़ी, सीधी, शहडोल जिलों में देखने को मिलता है। फिर आता है अगरिया जनजाति। अगरिया शब्द की उत्पत्ति जो है अग्नि से मानी जाती है। अगरिया लोहे को पिघलाकर लोहे के शिल्प, कृषि उपकरण, लोहा औजार बनाने की जनजाति है। लोहासुर जो है इनके प्रमुख देवता है। अगरिया जनजाति का वर्गीकरण की बात की जाए तो पठरिया, खलहा, चौक और महाली इनका प्रमुख वर्गीकरण होता है। वहीं अगर जनजाति के लोगों की बात किया तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोली जिले में ये पाई जाते हैं। द अगरिया पुस्तक है जिसके लेखक भी बैरियर एल्विन है। डिंडोरी के अगरिया समुदाय के लोहे शिल्प को भौगोलिक संकेतक 2023 में जीआई टैग जो है दिया गया है। फिर आता है थिम्मा जनजाति। थिम्मा जनजाति बहुत कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। एक प्रकार की घुमंतू प्रकार की जनजाति है और इनका स्थायी निवास नहीं है। गौंड ठाकुर इनके आश्रयदाता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आती है भिलाला जनजाति जो कि भिलाला जनजाति भील को उजला भील भी कहा जाता है और भिलाला जनजाति के मोटुलो और झोरियो प्रमुख नृत्य हैं। भिलाला का वर्गीकरण दरबार, पुराने समय में राज दरबारों में निवास करने वाले, ढापले गांव में निवास करने वाले, राठ मालवा के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले और बारिया
अलीराजपुर के मठवार निवासों में निवास करने वाले को महिलालक में वर्गीकरण की रखता है। कुछ वर्षों में आपके क्वेश्चन आए हैं, जैसे महानायक नाट्य मामा आदिवासी जनजाति के सम्मिलित है तो भील से है, 2024 में आया था। भड़म नृत्य के जनजाति सम्मिलित है, भारिया से, 2020 में आया था। इस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है, सहरिया को, 2022 में आया था। बिरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं को लोकप्रिय लोकगीत गोंड है, 2024 में आया था। गोंड का बिरहा आदिवासी है ना। पद्मश्री से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह धुर्वे के जनजाति से तो बैगा से, 2020 में आया था। जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है, कोरकू। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य रूप में पूजी जाती है, कोरकू जनजाति, 2023 में आया था। कोल जनजाति का निवास स्थल कहाँ है, रीवा सीधी सतना, 2002 में आया था। कोल जनजाति में स्नेही स्तंभ कौन है, दाह संस्कार है। ये आपके क्वेश्चन भी आ चुके हैं, वो भी हमने यहाँ पर बात की हुई है। अब हमारे नेक्स्ट क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, जो कि हम अभी बात नहीं करेंगे। अब एमसीक्यू कब बात करेंगे, तो 1 मिनट की वीडियो और देख लेना, देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं हम। सबसे पहले तो आपको हम ये बताने वाले हैं कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम क्या है, यूपीएससी नेट। अब भाई इसको क्यों बता रहे हैं, इस पर आप लोग मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज के अलावा आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आप सारे टेस्ट सीरीज, एमजीआईएस हो गया, आकार हो गया, दृष्टि हो गया, सारी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज जो है आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अभी हमने अपने पहले चैप्टर भौगोलिक विस्तार, संवैधानिक प्रावधान, जनजातियों के वर्गीकरण के बारे में बात की है डिटेल में। अब हमारा बचा है एमसीक्यू, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू की बात करेंगे। फिर हमारी एमसीक्यू की बात क्या आएगा, चौथा वाला चैप्टर आएगा जिसमें घुमंतू जनजातियों और विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में 2 टॉपिकों पर फिर से हम 2 वीडियो में जो है अलग अलग बात करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा होगा, चैनल को एक बार विजिट कर लेना। बहुत सारी एमपीजीके की वीडियो बन रही हैं, लग रही है, तो उनको भी आप लोग थोड़ा देखते जरूर चलिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।